रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं, संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, खास करके मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ यह मुद्दा। इसमें आज हम आपको एक शख्सियत से मिला रहे हैं। ये शख्सियत दिल्ली से काम करने वाले एनजीओ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इससे मुंसलिक है, इससे जुड़ी हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके डिलिमिटेशन कमेटी के। डिलिमिटेशन यानी संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका के चुनाव के वार्ड, उनका क्षेत्र वार्ड का, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि सब। तो ये डिलिमिटेशन करने के दौरान सरकारी बाबुओं द्वारा, अफसरशाही द्वारा कैसा खेल किया जाता है। कम तादाद को रिजर्व करना, यानी SC, ST, OBC। तो SC, ST की खास बात है, तो SC की सीट अगर रिजर्व करनी है तो वहां पर लोक संख्या के अनुपात से जो निर्णय होना चाहिए वैसा नहीं होता है। ये सारे काम जो है वो जनसंख्या के आधार पर होते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर होते हैं। विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर वो हदें उसकी तय की जाती है और उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन इस पूरे खेल में किस तरीके से मुस्लिम समाज को दूर रखा गया है, किस तरीके से कागजी खेल और अपने अधिकारों का उपयोग करके उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिलना चाहिए उसको काटा गया है। और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व को काटने के साथ साथ वोटर लिस्ट में उनकी गिनती बेहद कम है। तो वोटरों की ये गिनती के बारे में आपको बता दें, अधिकृत रूप से 16-17 करोड़ मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान भारत में गिनी जाती है। मगर वोटर लिस्ट की हम बात करें तो समूचे भारत की मतदाता सूची में, चाहे लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इन सभी स्तरों के चुनाव में जो वोटरों की गिनती है मुस्लिम समाज की वो कुल 5.5 करोड़ है, सिर्फ केवल 5.5 करोड़। तो इतनी कम आबादी, अधिकृत रूप से तकरीबन 16 से 17 करोड़, और वोटरों की गिनती में मुसलमान सिर्फ 5.5 करोड़। तो कितना बड़ा फर्क है। क्यों नहीं मुस्लिम समाज इसको बांटने की कोशिश करता है। पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज का वर्ग है वो आगे आके क्यों नहीं इस जिम्मेदारी को निभाता है। क्योंकि फिलहाल देश के माहौल में जिस तरह की लड़ाइयां चल रही है तो उसमें वोट जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है, और उसको मजबूत बनाने के लिए मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे वर्ग को, NGOs को, सामाजिक धार्मिक संगठनों को मिलजुल करके इस पे काम करना होगा। राजनीतिक दलों के भरोसे रह के काम नहीं चलेगा। अहम बात है, अब लोकसभा, विधानसभा, मनपा चुनाव के दौरान तमाम जो परिसीमन होता है, हर 10 वर्षों में जो ये परिसीमन होना चाहिए, 10 वर्षों के अंतराल के बाद परिसीमन नहीं होता है। तो इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के परिसीमन समिति के असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम सागर साहब से। तो क्या वसीम सागर साहब आपको खुलासा करेंगे। देखिए, बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। ये पूरे इंडिया में जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, जितने भी मुस्लिम बहुल आबादियां हैं, उन पर ये काम कर रहे हैं। मुंबई हो, ठाणे हो, मुब्रा हो, गोवंडी हो, भिवंडी हो, या महाराष्ट्र के अलग इलाके हो, दिल्ली के इलाके हो, हरियाणा के इलाके हो, कहीं के भी हो। मैं बताऊं आपको, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद जो है इसके बानी हैं। और हमारे यहाँ मेन काम जो होता है वो UPSC की तैयारी का होता है। हर साल हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे निकलते हैं। वहाँ पर एक फैकल्टी काम करती है डिलिमिटेशन की, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव हल्काबंदी। मैं उसका असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। नगर पालिकाएँ हिंदुस्तान की जो भी स्टेट की हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी नज़र पहुँचती है उसको विस्तारित करने के टाइम पर, डिलिमिटेशन करने के टाइम पर, तो उस समय, उस अवधि के अंदर जब ऑब्जेक्शन दायर करना होता है तो हम वहाँ जाके ऑब्जेक्शन दायर करते हैं, लोकल लोगों से मुलाकात करते हैं। जो पहला ड्राफ्ट निकलता है उसको देखते हैं कि पिछले ड्राफ्ट के अंदर और अभी के ड्राफ्ट में कितना अंतर किया है इन्होंने। आबादी, जैसे मान लो किसी वार्ड की 100, एक शहर की 100 वार्ड है, अब उसके अंदर बराबर आबादी है कि नहीं। 10% आबादी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसका उल्लेख करना पड़ेगा उसमें। फिर हम ये देखते हैं कि उसमें मुस्लिम आबादी कितनी है और हमारे आदमी कितने जीते हैं और कितने जीतना चाहिए। ये जाके हम शहर में जाते हैं और फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्शन के बाद हमको शासन का लेटर आता है, फिर हम वहाँ पे हेयरिंग में शामिल होते हैं। तो हेयरिंग के टाइम पर हम जो है मुकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि जमा करें उनको, और फिर उनके सामने जो है कानून
जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शन क्रमांक और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमों के अंतर्गत उनसे बात करते हैं कि आपने ये वार्ड को जो है 6 नंबर वार्ड को हाईवे क्रॉस करके विस्तारित किया है, किसी को रेलवे क्रॉस करके विस्तारित किया है, किसी वार्ड के अंदर एससी की आबादी कम है और उसको रिजर्व में डाल दिया है। ये सब देख के हम वहाँ जब जाके ऑब्जेक्शन दायर करते हैं, ऑब्जेक्शन के बाद में जब वो फाइनल ड्राफ्ट आता है फिर उसकी स्पुतनिक करते हैं, पहले ड्राफ्ट की और सेकंड ड्राफ्ट की। उसके अंदर जो कमी बेसी आती है फिर हम कोर्ट में जाते हैं। ऐसा हमने दिल्ली एमसीडी के लिए भी काम किया, पनवेल के लिए किया, महाराष्ट्र की जलगांव जिले की, ऐदलाबाद की किया, और अभी औरंगाबाद जिले की जो है हमारी पिटीशन हमने दायर किया था औरंगाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ बड़ा हास्यास्पद मामला हुआ। कोर्ट ने यह कहा कि मैथमेटिकल मिस्टेक हुई है, विसंगति भी हुई है, परंतु आपकी याचिका खारिज की जाती है। फिर हमको कोविड-19 का फ़ायदा मिला तो हमने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है और वहाँ के चुनाव जो है वो रुके हुए हैं अभी। अच्छा, वसीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने परिसीमन की बात की, मनपाओं की परिसीमन की बात की, विधानसभा लोकसभा बड़े क्षेत्र हैं, कानून वहीं बनते हैं, राज्य के कानून विधानसभा में बनते हैं, देश के कानून लोकसभा में बनते हैं जी। हर तरीके के बिल प्रस्ताव वहाँ आते हैं। तो देश में आज़ादी के बाद जो लोकसभा सांसदों की संख्या होनी चाहिए थी और उसके हिसाब से औसत जो हम पकड़ रहे हैं परिसीमन के हिसाब से, लोक संख्या का आधार है, जनसंख्या का आधार है, तो सबसे पहला परिसीमन भारत में कब हुआ, क्या बताएंगे इस पर आप? 1952 में हुआ। 1952 में? हाँ जी। 52 के जो चुनाव हुए थे तो हल्का सा परिसीमन करके उन्होंने चुनाव करा दिया था। अच्छा। तो उस टाइम पे 22 मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दी थी, 21 जीत के आए थे, और जब हमको 49 सदस्य चाहिए थे, यानी 52 में 49 होने चाहिए थे, 49 होने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 21। जी। तो वो परिसीमन की गड़बड़ी की वजह से 49 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। फिर उसके बाद में उन्होंने 65 के अंदर परिसीमन किया, 65 के बाद में फिर उन्होंने 75 में किया, और 75 के बाद में 2008 में किया। अच्छा। एक्चुअल में मूल संविधान के अंदर 10 साल के अंदर परिसीमन करना चाहिए। जैसे ही सेंसस के आंकड़े आए तो कई आबादी विधानसभाओं में घट जाती है, कहीं बढ़ जाती है, कोई लोग जो है वहाँ से दूसरी जगह प्रवास कर लेते हैं। तो इसको जो है राजनीतिक पक्ष के आधार पर ये 45 साल बात करते हैं। अभी आने वाला जो परिसीमन होगा उसके अंदर ये इंदिराज लिखा है कि 2026 की पहली जनगणना 2031 में आएगी, 2026 तक के स्थगित किया गया है। तो उसमें शब्द लिखा है कि 2026 की पहली जनगणना, 2026 की पहली जनगणना आएगी 2031 में। 31 के बाद में परिसीमन आयोग गठित होगा, वो 8 से 10 साल तक के अपनी रिपोर्ट देगा। जैसे 2000 के अंदर गठन हुआ था परिसीमन आयोग का, और उसने 2008 के अंदर अपनी रिपोर्ट करके फाइनल किया, और उसके बाद में फिर जब अगला चुनाव आएगा वो इम्प्लीमेंट 2008 में परिसीमन फाइनल हो गया परिसीमन, और 2009 में चुनाव हुए। तो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चा जवान हो जाएगा और जवान बूढ़ा हो जाएगा, आपकी 3 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी एक परिसीमन में। एक परिसीमन। जी। तो ये वसीम साहब, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा और आपके ज़रिए लोगों को भी, समूचे मुस्लिम समाज को भी समझाना चाहूँगा कि ये परिसीमन करने के दौरान, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र का हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का हो, और या फिर मनपा का हो या नपा का हो, ठीक है, वार्डों का, तो इसमें आबादी को काटने का खेल कागजों पर कैसे किया जाता है, किस तरीके से जो है विस्तार को जो है टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, झिकझैक किया जाता है, और उसमें एक समुदाय विशेष के वोटों को जो है, उसकी पावर को जो है कम किया जाता है, कैसे किया जाता है ये खेल? ये खेल गैरीमैंडरिंग, अनुचित लाभ की नीयत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। अच्छा। जैसे कोई एक शहर है, जैसे औरंगाबाद की बात करूं मैं आपसे, 115 वार्ड है। अब इसके अंदर साफ लिखा है कि मोटे रास्तों को विस्तारित नहीं किया जाएगा, उसको उन्होंने हाईवे को विस्तारित करके वार्ड बना दिया। आबादी समान रहेगी, 10% का आपको पहले से ही मौका दिया गया है कि कहीं पर रेलवे लाइन आ गई या कोई ब्रिज आ गया या कोई बस्ती ख़त्म हो गई
तो आप 10% आबादी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। उसका बाकायदा उसमें आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि यहाँ पर नदी आ गई है, यहाँ पर फलानी चीज़ फ्लाईओवर आ गया है, आगे बस्ती नहीं है, तो वहाँ आप 10% आबादी को कम कर दें, 10% आबादी को ज़्यादा कर दें। ऐसे ही हमने बीएमसी के लिए जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसके अंदर उन्होंने 9-9 हज़ार आबादी को एक वार्ड में ज़्यादा कर दिया और एक वार्ड में कम कर दिया। और एससी की 8 लाख आबादी है तो 1,96,000 के अंदर उनके 15 वार्ड बना दिए और 6 लाख की आबादी को सामान्य में डाल दिया। अच्छा। उनको आरक्षण का लाभ मिल गया, उनके समाज को कोई लाभ नहीं मिला। 6 लाख आबादी उनकी बाहर हो गई। और जबकि नियम यह है कि जहां उनकी आबादी ज़्यादा हो वहाँ वार्ड को वहाँ पे उनका वार्ड आरक्षित किया जाएगा। 26,000 की आबादी 26,000 की आबादी को उनके वार्ड को आरक्षित नहीं किया गया, 5,000 की आबादी को कर दिया गया। मुंबई बीएमसी के पिछले इलेक्शंस में आप लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए थे। हाँ। और कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई थी, ऑब्जेक्शंस लिए थे आपने। क्या पत्र व्यवहार किया था और किन मुद्दों पर था? वार्डों के परिसीमन का ही मामला था, कुछ 30 वार्डों की कुछ उसमें गड़बड़ियां हो रही थी, थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहूंगा मैं। हम दरअसल वहाँ जब 2016 के अंदर इसका काम चला तो हम दिल्ली के अंदर दिल्ली एमसीडी का काम कर रहे थे। यहाँ से खबर आई हमारे जफ़र साहब को, वो एक लखनऊ के प्रोग्राम में थे। कुछ मुंबई के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे माइनॉरिटी के वार्डों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। तो साहब ने मुझे बताया कि भाई मुंबई की फ़ाइल तैयार करो। मैंने फ़ाइल बना के दिया उनको और उसके बाद में उन्होंने मुझे मुंबई रवाना किया। तो हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था उसके अंदर कि आपने जो 17 वार्डों को रिज़र्व किया है तो उसके अलावा 26 वार्ड ऐसे हैं जहाँ एससी की आबादी ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है कुछ वार्डों के अंदर उन्होंने मैं कैप्टन साहब मलिक कैप्टन साहब के पास ऑफिस में बैठा था तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ मनपा ने 30 वार्डों के अंदर कुछ सीमाओं के अंदर फेरबदल रद्दबदल किया है। हाँ, तो अभी हम जो फ़िलहाल अभी से उसकी जो है हमने एक प्रपोज़ल भी भेजा है इसको बीएमसी को और राज्य निर्वाचन आयोग को कि भाई कुछ पत्रक लगा के कि यहाँ जो पिछला परिसीमन हुआ था उसमें ये विसंगतियाँ थी। तो उन्होंने हमको एक चिट्ठी लिख के मंत्रालय को भेजा है कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए हैं हम उसको भेज रहे हैं। ये कानून के अंदर फेरबदल करना मंत्रालय का काम है और तो इसके ऊपर जो है आप कार्रवाई करें। तो इस तरीके से एक चिट्ठी उन्होंने हमको भेजी है, हमने प्रपोजल उनको बना के दिया है। परिसीमन हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है वसीम साहब। तो जैसे आज मुमरा कौसा आप आए हैं जी, ये 149 कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र है। अधिकृत रूप से यहाँ पर सेंसस के हिसाब से आबादी 6 लाख के आसपास है। वैसे तो ज़्यादा है आबादी, लेकिन 6 लाख के आसपास है और 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स नहीं है। वोटर्स बनाने का भी एक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गड़बड़ियों भरा है। तो इन तमाम चीज़ों में मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों ने क्या भूमिका निभानी चाहिए, किस तरीके से अपने समाज को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और परिसीमन से लेकर के वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाने से लेकर के वोटिंग के तहत जैसे कि बहुत बड़ा एक फ़र्क है। आज जैसे आप ही के ज़रिए ये खुलासा हुआ है 16 करोड़ की लगभग आबादी है मुसलमानों की भारत में, लेकिन वोटर सिर्फ 5 से 5.5 करोड़ है। तो इस फ़र्क को जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक, इसको मिटाने के लिए क्या क्या करना होगा? जैसे मुमरा है, मुमरा का मामला ना ये तहसील है न जिला है। इसकी आबादी के आंकड़े जो है सिर्फ ये आ रहे हैं कि महानगर पालिका थाने के अंदर 18,41,488 आबादी है और उसमें 3,30,719 आबादी मुस्लिम है। जी नहीं, ये टोटल वोटर है। ये आबादी है, ये महानगर पालिका की आबादी है। अच्छा। अब चूंकि इसके अंदर प्रभाग जो है 33 है। हाँ। और 131 वार्ड है, तो 131 वार्ड है। हाँ। अब मुमरा और कलवा, मुमरा और क्या कहते हैं कौसा के अंदर जो वार्ड है। हाँ। वो प्रभाग है 33 है, 32 है, 30 है, 29, 30, 31, 32, 33। ये 5 प्रभाग हैं जी। 5 प्रभाग के अंदर एक वार्ड की जो आबादी है वो 14,557 औसत आबादी पे एक वार्ड बनता है जी। अब यहाँ पर 40% मुमरा के अंदर जो है किराएदार लोग हैं। हाँ। इनका सेंसस में कोई जिक्र नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, स्थलांतरित होते हैं। हाँ, तो जब तक के इसको प्रशासनिक दृष्टि से कोसा को
और मुमरा को तहसील का स्तर नहीं दिया जाएगा तो इसके सेंसस में आंकड़े नहीं आएंगे। अच्छा। जब तक के आंकड़े नहीं आएंगे तो आप कयास लगा सकते हैं कि इसकी आबादी 25 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है। आपको राजनीतिक तौर पे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि वैसे ही इसको मुमरा और कलवा को जो है इन्होंने विधानसभा बनाई है जी। और वो जो विधानसभा है वो तहसील स्तर के ऊपर नहीं रहती जी। ये प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव आयोग जो है अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाता है और प्रशासनिक दृष्टि से तहसील स्तर और जिला स्तर बनता है, उसके अंदर जो है शासकीय कार्य जो संपादन किए जाते हैं। लोकसभा के अंदर जिले से कोई संबंध नहीं है, 4-4 जिलों की एक लोकसभा बनी है। तो पहले ये जान लें कि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आबादी पे होता है, वोटरों पे नहीं। और मुमरा के अंदर उल्टा है, यहाँ पर वोटर्स ज़्यादा हैं और आबादी का गणना इसलिए नहीं है कि वो मकान के मालिक नहीं है, मकान के मालिक इसलिए काउंटिंग नहीं हो पाती उनकी। तो जो वार्ड है यहाँ पर मतलब जिस तरीके से प्रभाग बने हैं, ये 16 मुस्लिम सदस्य जीते हैं। हाँ। 33 से 4, 32 से 4, 30 से 4 और एक वार्ड क्रमांक 26 से, 10 से और एक 29 से 16। ये 31 जो है ना, इसमें 31 नहीं है शायद। हाँ, 31 में नॉन मुस्लिम है। 33 हाँ 33, ये 4 है। हाँ, वहाँ पर 32 में भी 4 है। 32 में भी 4 है, ये चारों मुस्लिम है। हाँ, ये 12 मुस्लिम हो गए। हाँ, ये 12 मुस्लिम, ये पूरे चारों प्रभाग से मुस्लिम जीता है। 29 में एक मुस्लिम है, दो गैर मुस्लिम है। और 26 में एक मुस्लिम है और एक 10 में मुस्लिम है। हाँ, वार्ड क्रमांक। अब 31 में नहीं है। नहीं, अब एक वार्ड 14,057 औसत आबादी पर परिसीमित की है। मुस्लिम आबादी बता रहे हैं 3,30,719। मुस्लिम बहुल वार्ड 23.52 24 बनते हैं, जो 27 वार्डों में तब्दील हो सकते हैं। 131 सदस्य परिषद में 16 सदस्य मुस्लिम हैं। अब हमने इसके अंदर जो है एक काम किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग और मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है कि कलवा को मुमरा को जो है अनुच्छेद 243 के प्रावधान अनुसार ठाणे महानगर पालिका से मुमरा की एक अलग महानगर पालिका का गठन किया जाए। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 33 के प्रावधान अनुसार 6 लाख से अधिकतम आबादी 12 लाख आबादी हेतु 85 वार्ड का प्रावधान है। तो हम पृथक एक मुमरा की और कौसा की जो है एक अलग महानगर पालिका चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोग जो वहाँ जाते हैं, थाने जाते हैं, उनका पैसा भी खर्च होता है, अपव्यय होता है, उसका समय बर्बाद होता है। तो सब काम जो है उनका मुमरा मुख्यालय के ऊपर हो जाए। वसीम साहब, मैं थोड़ा सा वापस एक आखिरी बिंदु पे वापस आना चाहूँगा। ये जो परिसीमन का खेल है जी, इसमें समाजों का बंटवारा जो होता है जी, समुदाय विशेष का जो बंटवारा होता है वो कैसे खेला जाता है, थोड़ा सा मैं वो लाना चाहता हूँ लोगों के सामने। आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो कैसी ये सरकारी अधिकारी IAS वगैरह जो हैं जो इस पर काम करते हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे परिसीमन के लिए बनाया गया एक अलग से कोई कमेटी समिति हो, या फिर इसको प्रशासनिक स्तर पर कहिए, तो किस तरीके से खेल खेला जाता है? ये एक बंद कमरे के अंदर काम होता है जी। हालांकि ये 15 दिन का समय देते हैं आपत्ति दर्ज करने के लिए। जी। लोग आते भी हैं, वो बताते भी हैं कि भाई हमने भी कई बार बताया कि आपने मार्गदर्शन 4.4 का उल्लंघन किया है। इसके अंदर 16,000 आबादी पे एक वार्ड बना है, आपने इसको 18,000 आबादी पे बना दिया है, 10% से आबादी ज़्यादा है। और कई वार्डों के अंदर आबादी को कम बताया हमने, उसके बावजूद भी जो है वो सुन लेते हैं। उनको ये बताया गया कि रेलवे क्रॉस करके आपने वार्ड बनाया है, हाईवे क्रॉस करके वार्ड बनाया है, जो आपत्ति के ज़माने में वो बात सुन लेते हैं। लेकिन जब फाइनल जो ड्राफ्ट आता है उसका यथावत कुछ वार्डों की 200 आबादी को निकाल देंगे, किसी वार्ड में 200 आबादी बढ़ा देंगे, बस इस तरीके से वो खेल खेल के फाइनल और तुरंत कर दे। अब मैं आपको ये बता दूं कि परिसीमन का काम जो है और निर्वाचन का काम, ये 2 अलग अलग प्रक्रिया हैं। 2 अलग प्रक्रिया है जी। परिसीमन का काम ये इतनी जल्दीबाजी में करते हैं कि चुनाव की तारीख आ जाती है। हाँ। और इधर 10 दिन 15 दिन परिसीमन को होते नहीं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आर्टिकल 329 के अंदर ये कहा गया है कि न्यायालय को आधिकारिकता नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए। हमारे साथ में एक बार पनवेल के मामले के अंदर मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये काम हुआ कि हमको 1 तारीख की हमारी पेशी थी, हमको 4 तारीख की पेशी दी गई अगली तारीख, और 2 तारीख को निर्वाचन आयोग ने
चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। जज साहब ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि शासन जो है परिसीमन की प्रक्रिया 1 साल पहले पूर्ण कर ले। जी ठीक है, ये तो शासन को करना चाहिए, ये उसका काम है। लेकिन इतना बड़ा ये मामला है, परिसीमन है, जनसंख्या के हिसाब से आपका अनुपात आपको नहीं मिल रहा है, औसत जो मिलनी चाहिए वो जनप्रतिनिधित्व में वो नहीं मिल रही है, फैसिलिटीज में नहीं मिल रही है, फंडिंग में नहीं मिल रही है, हर चीज में कमी हो रही है, खास करके मुस्लिम समाज के लिए। तो मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे मुस्लिम समाज से आप, उसके पढ़े लिखे लोगों से, उसका नुमाइंदा करने वाला जो तबका है विभिन्न राजनीतिक दलों के जरिए, इन तमाम से क्या कहेंगे आप? देखो, अब राजनीतिक दलों से तो आप अपेक्षा कर नहीं सकते जी। वो सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपको जो है कहानियां गढ़ेंगे, सभी की अपनी दुकानें अपने हिसाब से चलानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिसीमन का काम होता है, खत्म हो गया नहीं, जब परिसीमन का काम होता है तो उन दिनों के अंदर जो ऑब्जेक्शन लेना रहता है उसमें लोग ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग ऑब्जेक्शन दायर नहीं कर पाते, यहाँ तक के कि जो परिषद के वर्तमान सदस्य वो भी नहीं ले पाते। हमने जयपुर के अंदर काम किया, वहाँ 32 हमने RTI भी दाखिल किया कि भाई कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, तो 32 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें ज़कात फाउंडेशन की एकमात्र थी, वो भी दिल्ली की। वहाँ के एक भी मुसलमान ने जो है आपत्ति नहीं लिए, 2 स्थानीय विधायक हैं वहाँ पर। अच्छा। तो जब तक के पार्षद वगैरह आपत्ति नहीं लेंगे कि हमारे वार्ड के अंदर आबादी आपने 20% से ज़्यादा कर दी, कहीं पे हमारा रोड क्रॉस कर दिया, हाईवे क्रॉस कर दिया, आपने SC के क्लस्टर को तोड़ दिया, SC की जहाँ आबादी ज़्यादा है उस वार्ड को रिजर्व नहीं किया, मुस्लिम वार्डों को भी रिजर्व कर दिया। जब तक कि आप अपनी पूरी ताकत से जो है नियमों के मुताबिक राज्य निर्वाचन क्षेत्र के जो मार्गदर्शन क्रमांक है उनके अंतर्गत जो है आप जब तक के ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करेंगे तो आपका जो अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व नहीं भाई, उनको मालूम है जो वर्तमान जो कि अब तो यहाँ खत्म होने की कगार पर। हाँ, जैसे आपके यहाँ पे 12 पार्षद हैं मुमरा के अंदर मुस्लिम और कॉर्पोरेटर्स और जो बाकी के वो थाने के हैं, तो अब ये 12 की 12 जो हैं तो ये चाहेंगे कि हमारा वार्ड ये गली छोड़ दिया जाए, ये वह गली मिला ली जाए, वो अपनी सीट सुरक्षित रख लेंगे। अब ये नहीं चाहेंगे कि 12 वार्ड से हमारे को जो है 25 वार्ड चाहिए, उसकी कोशिश नहीं रहेगी, ये इनकी अपनी सीट बचाने की कोशिश रहती है। और अवाम जो है इसकी ना बेचारी वो अपने खाने पीने में अपने काम धंधों में मशगूल है, और जो संस्था हैं उनके काम है ये, और सही मानों में तो जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, जो जिनको हम वोट दे रहे हैं, वो उनका काम है कि भाई ये नियमों के अंतर्गत जो है ये चीज़ गलत है। अभी तो फिलहाल प्रभाग रचना खत्म हो गई है। प्रभाग रचना में तो ये काम होता है कि माइनॉरिटी का 1 वार्ड डाल देते हैं और अन्य 2 वार्ड डाल दिए तो आपका आदमी भी हार जाता है। ये तो अभी जो है अघाड़ी की सरकार ने सबसे पहला काम ये करी है कि वो जो प्रभाग रचना को उसको खत्म कर दिया है, GR निकाल कर। हाँ, 1 सदस्यीय प्रभाग रचना से अब चुनाव होंगे और बहुसदस्यीय से खत्म हो गए। हाँ।